नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम प्रबोध। प्रबोध एक ऐसा मंच है जहां सूचना, सोच और समाधान के साथ हम अपने अतिथि से मिलते हैं और उनसे किसी न किसी नए विषय पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आयकर विभाग में अपनी सेवाएं दी है, वो भी गांधीवादी विचारधारा के साथ। तो आज हम उनसे बात करेंगे बजट के बारे में और साथ ही उनकी जो गांधीवादी विचारधारा के साथ वे किस तरीके से जैविक खेती को और बेतवा नदी के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार पारीवाल सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार। आपके बारे में तो हम बहुत सुनते रहते हैं और सुनते इस तरीके से ही कि आपने गांधीवादी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी है जी। और उसी गांधीवादी तरीके को और उस कॉन्सेप्ट को आप आज भी लेकर चल रहे हैं जी। और आपके जीवन में ये कैसे परिवर्तन आया कि आपने गांधीवादी जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाया, इसके बारे में हम आपसे बहुत सी बातें करेंगे। लेकिन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहे हैं, बहुत अपने सेवाएं दी है, तो जो अभी रिसेंट में कल ही जो बजट आया है जी, उसके बारे में हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि इस बजट में हमने देखा है कि एकदम से सेंसेक्स नीचे गिर गया जी। तो खैर वो तो हम जानेंगे, लेकिन आप इस बजट के बारे में बताइए कि कैसा रहा इस बार का बजट। देखिए, बजट में सरकार का एक पक्ष होता है कि उनको अपनी आय देखनी होती है और खर्च देखना होता है, और बजट का दूसरा पक्ष करदाता होते हैं और आम नागरिक होते हैं। तो जहाँ तक सरकारी पक्ष है, सरकार इसलिए खुश है कि उनका कहना यह है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया है और भले ही इसका तात्कालिक लाभ कम दिखाई दे, लेकिन ये दूरगामी बजट है, क्योंकि जैसे सरकार बार बार कह रही है कि हम विकसित भारत और 2047 की बात कर रहे हैं कि जब आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे तो हम ऐसा बजट बना रहे हैं कि जिससे 2047 तक आते आते भारत विकसित राष्ट्र हो जाए। ये तो सरकार की बात रही, लेकिन जहाँ तक आम आदमी की बात है, आम आदमी निश्चित रूप से निराश हुआ है बजट से, क्योंकि आम आदमी ये विश्वास करता है कि बजट में उसको कुछ राहत मिलेगी। अगर हम करदाताओं की बात करें तो करदाताओं को कोई राहत नहीं मिली, और वो ये उम्मीद करते हैं कि जितनी महंगाई हुई है पिछले एक साल में, कम से कम उतना बेनिफिट इनकम टैक्स में उनको मिलना चाहिए। तो इसलिए आम करदाता निराश हैं, और बहुत से नागरिक भी ये उम्मीद करते हैं कि बजट से चीज़ें बहुत सस्ती हो जाएंगी। तो आम आदमी की तरफ से बात करें, वही शेयर बाजार की बात हुई कि सरकार ने एसटीटी बढ़ाया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो शेयर डीलिंग्स होती हैं उनके ऊपर जो टैक्स बढ़ा है, तो उससे शेयर बाजार भी काफ़ी नीचे गिरा, जो आपने कहा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं तो 5 साल से अब सेवानिवृत्ति के बाद आयकर विभाग से दूर हूँ। आजकल तो मैं अपने दूसरे कामों में लगा हूँ, जिनका जिक्र आप कर रही थी, गांधीवादी रचनात्मक काम। तो सर, हम अब उसी बात पर पहुँचते हैं कि जिस तरीके से गांधीवादी रचनात्मक और उसके कॉन्सेप्ट को लेकर आप चल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग इस चीज को फॉलो कर पाते हैं, लेकिन आपने उसको अपने जीवन में इस तरीके से शामिल कर लिया है कि आप लोगों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं और साथ में अपनी जो गांधीवादी विचारधारा है उसको भी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है, ये कैसे आप, क्योंकि सरकारी नौकरी में रहते हुए ही आपने उसे अपनाया और अब भी आप उसे फॉलो करें, तो ये परिवर्तन कैसे आया आपके अंदर? देखिए, परिवर्तन तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि सेवा में रहते हुए भी हम इन सब कामों से जुड़े रहे। जी। उसके 2-3 कारण रहे। एक तो ये कि बचपन से हमको एक स्वामी कल्याण देव जी का साथ मिला, जो विवेकानंद के शिष्य थे और गांधी जी के सहयोगी थे। और दूसरे ये कि पढ़ते समय हम लोगों ने भी गांधी का नाम किताबों में बार बार आता था। सिविल सर्विसेज जब हमने दिया तो हिस्ट्री में जब हम आज़ादी के आंदोलन की पढ़ाई करते हैं तो गांधी न केवल हमारे देश के महानायक हैं, पूरा विश्व उनको मानता है, उनकी सत्य और अहिंसा की बात को। यहाँ तक कि
2 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस ने भी विश्व शांति दिवस मनाने लगा है। जी जी। तो ये तो बचपन से गांधीवाद का असर रहा। तो सेवा में रहते हुए भी हमने उन कामों को किया। ये कह सकते हैं इतना परिवर्तन जरूर आया कि पहले हफ्ते में 2 दिन मिलते थे, हाँ हाँ, सैटरडे अब संडे समय की ज्यादा छुट्टी। देते। अब 7 दिन मिलते हैं, जी, जी। 24x7 जी, मिलते जी, हैं। तो जी। इसलिए अब लोगों को लगता है कि अब ज्यादा कर पा रहे हैं। मैं अब आपसे जानना हूँ, आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर आप काम कर जी। रहे हैं और हम देखते हैं कि पूरे देश में ही जी। या पूरे विश्व में ही ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर काम चल रहा है। जी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना तो चाहते हैं, जी। लेकिन वो 100% तरीके से नहीं कर पाते, या तो कोई शुरुआत करता है तो बीच में छोड़ देता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आप लोगों की विचारधारा में लाना ही चाह जी। रहे हैं, तो कैसे इसको कर पा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और उस और आगे बढ़े? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया है। जी। उसका नाम ही हम लोगों ने राष्ट्रीय जैविक परिवार अभियान चलाया है। हम्म। क्योंकि अगर कोई किसान जैविक खेती करेगा तो निश्चित रूप से वो ये उम्मीद करता है उपभोक्ताओं से कि वो उसका सामान थोड़ा ज्यादा कीमत पे खरीदेंगे। 2 जी। कारणों से। जी एक तो जैविक खेती में शुरुआत के सालों में प्रोडक्शन कम होता है, जी। लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हम्म। वो स्वास्थ्यवर्धक होता है जो भी जैविक में पैदा होगा जैविक खेती से। दूसरा, जैविक खेती करने में मैनुअल वर्क ज्यादा लगता है जी। कि आपको अगर खरपतवार हो गया है उसकी निदाई करानी होगी। केमिकल खेती में तो क्या है, एक नया जहर आ गया है, हर्बिसाइड उसको बोलते हैं, जी। उसको छिड़क देंगे, खरपतवार खत्म हो जाएगा। लेकिन जैविक खेती में किसान को खुद खेत में मेहनत करके एक एक खरपतवार को उखाड़ना पड़ता है। तो उस वजह से जैविक खेती की कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाती है। खास तौर से किसी भी देश का भविष्य युवा पीढ़ी और बच्चों पे निर्भर करता है। क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं 2047 में, तो आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं 2047 में वो कमाने की उम्र में आएंगे। लेकिन अभी तो ये हो रहा है कि भोजन में हमारे इतना जहर है कि यहाँ तक कि माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड आ रहा है। तो बच्चे को घुट्टी के रूप में भी हम जहर दे रहे हैं। तो अगर हमको विकसित भारत बनाना है, स्वस्थ भारत बनाना है, तो जैविक खेती हमें अपनानी होगी। क्योंकि रासायनिक खेती में हमारी केवल भोजन ही जहरीला नहीं हो रहा। जब हम स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड का खेत में तो वो हवा में भी फैल रहा है, और जब स्प्रे करने के बाद बारिश होती है तो यही पानी बह के हमारी नदी में, नदी का पानी हम पी रहे हैं। नर्मदा का पानी में पेस्टिसाइड आ गया है, बेतवा के पानी में पेस्टिसाइड आ गया है, कोलार डैम में पेस्टिसाइड आ गया है। तो अगर हम भोपाल की ही बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो सारी नदियां हमारी प्रदूषित हो गई। यमुना कितनी प्रदूषित हो गई, गंगा में प्रदूषण हो गया। तो अगर हमने जैविक खेती को नहीं अपनाया तो मैं तो कहता हूं कि हम स्वस्थ भारत का निर्माण नहीं कर सकते। और अगर स्वस्थ भारत नहीं रहा तो विकसित भारत कैसे हो सकता है? तो सर, जिस तरीके से आप स्वस्थ भारत और विकसित भारत की बात कर रहे थे कि वो कैसे संभव हो पाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जी।
तो सर, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और हम स्वस्थ भारत विकसित भारत की बात कर रहे थे, और साथ में हम जैविक खेती को लेकर जो आपने अवेयरनेस फैला रहे हैं, और लोग उसकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक कॉस्ट की बात होती है तो नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी को, जैसे हम शहर की बात करें, तो शहर में ही अगर वो किचन गार्डन बनाना चाहे छोटा सा, तो कैसे बना सकते हैं, कैसे जैविक खेती की तरफ वो आगे बढ़ सकता है? देखिए, शहर वालों के लिए तो मेरा कहना ये है कि मैं तो बहुत लोगों को कहता हूँ कि आपका जो छोटा सा लॉन, उसमें आप घास या गुलाब वगैरह लगाते हैं, उसकी जगह आप उसमें जैविक सब्जियाँ उगाइए। घास की जगह आप हरी पत्तियों की सब्जियाँ, पालक हुआ, मेथी हुई, धनिया हुआ, क्योंकि ये जो हरे पत्ते वाली सब्जी हैं, जब पेस्टिसाइड इन पे डालते हैं तो पूरा पत्ता उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये अगर जैविक नहीं होंगी तो और ज़्यादा खतरनाक होंगी। तो आपको एक तो ये करना है कि अपने घर में ही जो किचन का जितना भी वेस्ट होता है, सब्जी के छिलके हुए, सड़ा हुआ फल हुआ, रात की बासी चीज़ बच गई कोई भी, तो उन सब को आप किसी प्लास्टिक के डिब्बे में ही रख के उसको बंद कर दीजिए, और उसमें जो भी आपके पास सड़ी गली चीज़ें बची हैं आपके किचन से, किचन का वेस्ट जिसको बोलते हैं आप, गीला कचरा आजकल म्यूनिसिपैलिटी भी कहती है, और हर बार वो कचरा डालने के बाद थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि बदबू नहीं आएगी, उसकी मिट्टी उसकी बदबू दबा देगी। अगले दिन फिर आप कचरा डाल दीजिए। तो ऐसे 2 डब्बे आप रखेंगे, तो एक डब्बा जब भर जाएगा उसको 3 महीने ऐसे ही छोड़ दीजिए। 3 महीने बाद बहुत अच्छा कंपोस्ट खाद बन जाएगा। वो बिल्कुल जैसा गोबर की खाद होती है उतना अच्छा खाद बन जाएगा। बहुत से लोग आजकल तो रूफ टॉप, अगर आपके पास छत है, छत के ऊपर भी आप छोटी सी बगिया बना सकते हैं। छोटी सी बगिया बना के अपनी सब्जियां तो उगा ही सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हुई सर कि जैविक खेती को हम घर से कैसे शुरुआत करें। लेकिन हम जब जैविक खेती की बात करें, या हम दूसरे जो अपने खेत खलिहान हैं, अगर हम भोपाल में ही रहते हैं तो भोपाल के आसपास भी खेत खलिहान है, तो जब वहाँ सब्जियां उगती है तो हम देखते हैं कि अगर बाजू से कोई सीवेज वाटर बह रहा है या नाला बह रहा है, तो लोग उसी को यूज कर लेते हैं अपने खेतों में डालने के लिए। कि जब बड़े बड़े नाले बन जाते हैं शहर के बाहर, तो वो भी उसका रूप ले लेते हैं एक छोटी नदी की तरह, तो उसको भी वो लोग उसमें यूज कर लेते हैं और सब्जियां उगाते हैं। और जब वो सब्जियां मार्केट में बिकने के लिए आती, धो धा के उसको यूज करते, तो ये कितना हार्मफुल है? ये तो बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि सीवेज में जो कोलाई बैक्टीरिया होता है वो तो होता ही है, लेकिन सीवेज के पानी के साथ में बहुत सारा जो घर का आपका जो बाथरूम का पानी है, उसमें शैम्पू वगैरह, साबुन, केमिकल, इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है उसमें इन चीज़ों की, कि नाले के पानी से जो सब्जियां उगाई जा रही हैं उनमें तो हैवी मेटल भी बहुत होता है। बाकी बैक्टीरिया इन्फेक्शन वो सारा तो होता ही है। और आप देखिए जो इंदौर में ही भागीरथपुरा में यही तो हुआ था कि सीवेज का पानी पीने के पानी से मिल गया था। तो वहाँ तो बिल्कुल नाला भी नहीं था, थोड़ा सा मिलने के बाद ही कितने बुरे हालात पैदा हो गए। तो नाले के पानी में तो 100% गंदगी ही गंदगी है। उसमें जो सब्जियां उगाई जा रही हैं ये तो बहुत ही हानिकारक हैं। तो हम ये भी अवेयरनेस लोगों में क्रिएट कर रहे हैं कि आप अपने किसान को जानिए, आप अपने उत्पादक को जानिए, आपको विश्वसनीयता भी आएगी और शुद्ध चीज़ मिलेगी खाने के लिए। तो एक बहुत अच्छी बात आपने कही, हमने कंसेप्ट चलाया है फैमिली फार्मर। जैसे फैमिली डॉक्टर, आपको कुछ भी होता है तो सबसे पहले आप फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। स्पेशलिस्ट भी चाहिए तो आप उससे पूछते हैं कि हमको हार्ट की प्रॉब्लम है तो किसके पास जाएं डॉक्टर साहब। तो ऐसे ही हम अगर एक फैमिली फार्मर अपना बना लें, हम उसी से सब्जियां खरीदें, उसी से फल खरीदें, उसी से अपने खाने की सारी चीज़ें खरीदें, तो शायद हमें फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, मतलब लोग जो ज़्यादा पैसा इधर उधर दूसरी चीज़ों में खर्च करते हैं, उसकी जगह अगर थोड़ा सा खर्च वो कम करके अगर इस तरफ खर्च थोड़ा सा बढ़ा दे, तो मेरे ख्याल से कि स्वस्थ जो भारत की जो अवधारणा है वो जरूर सफल हो सकती है। उसके लिए जैविक खेती बहुत जरूरी है। जी जी जी। तो सर, ये तो हुई जैविक खेती को कैसे करना चाहिए, और हमें अगर जैविक खेती या हम जो भी अपनी सब्जियां खरीदते हैं उसको कहाँ से खरीद रहे हैं उसका सोर्स जानना जरूरी है। और जरूर ये आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है कि फैमिली फार्मर, जरूर ये भी प्रचलित होना चाहिए बहुत ज्यादा। तो अब सर मैं जानना चाहूंगी कि जैसे हम अगर हम भोपाल में ही है
भोपाल में एक हॉकर्स कॉर्नर बना हुआ है हमारे कैंपियन स्कूल के सामने, और साइड में सीवेज, शाहपुरा लेक जिसे कहते हैं, वो सीवेज का ही वाटर है। जब हम देखते हैं कि वहां पर इतने यंगस्टर्स शाम के टाइम रात के 12 बजे तक रहते हैं और इतना खाते पीते रहते हैं वहां पर सब, लेकिन वहां हमने एक चीज नोटिस करी कि वहां पानी का कोई सोर्स नहीं है। तो वो जो हॉकर्स कॉर्नर है चला रहे हैं, जो लोग खाना परोस रहे हैं, वो कहाँ से पानी ला रहे हैं, और वो जब बर्तन धोते हैं वो करते हैं तो उसके लिए शायद वही का पानी इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि एक तो वहाँ पे जो खाना बन रहा है वो भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें अगर हमने अशुद्ध पानी में खाना बन रहा है। दूसरा, वो सब्जी कहाँ से खरीद रहे हैं जो अभी हम बात कर रहे थे कि नाले के पास की उगी हुई सब्जी। फिर वो गलत जगह बन रहा है, गंदगी वाले जगह बन रहा है, उसके लिए गंदा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें सीवेज मिल रहा है। तो तीसरे, इसमें स्वाद के लिए एजिटोमोटो केमिकल डालते हैं, ये तीसरा हानिकारक है। तो मैं तो सभी युवाओं को कहता हूँ कि ये जंक फूड जो बाज़ार से आप लोग खा रहे हैं, ये तो बहुत ही ख़तरनाक है। ये तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो नेगेटिव है। एक तो हुआ कि न्यूट्रिशन वैल्यू 0 होना किसी फूड का, ये तो नेगेटिव है कि इसको खाने से आप बीमार होंगे ही होंगे। तो इस पे तो प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, कम से कम वहाँ शुद्ध पानी की व्यवस्था तो हो। नहीं तो फिर हम एक और खबर सुनेंगे जैसे भागीरथ वाली है कि जितने लोगों को विषैले पानी से लोग मरे हैं, तो यहाँ भी यही हम सुनने को मिलेगा। और अगर राजधानी है तो इस पर जरूर नगर निगम ने और प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। अब लेकिन मैं आपके एक दूसरे पड़ाव पर जाना चाहूंगी कि आप ने नदियों के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब बजट भी आया है, बजट में भी कुछ प्रतिशत बजट गंगा नदी को साफ करने के लिए दिया जाता है, यमुना नदी को साफ करने के लिए, नर्मदा नदी की हम बात कर रहे हैं उसके लिए भी बजट रखा जाता है। लेकिन आप जब बेतवा नदी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके साफ सफाई, तो आपको किसकी मदद मिल रही है? मैं अगर ये कहूँ कि मुझे जनता की मदद मिल रही है, और कोई भी नदी केवल सरकार या केवल जनता साफ नहीं कर सकती। दोनों जब मिलते हैं तो तेज़ी से वो काम हो सकता है, क्योंकि नदियों को गंदा करने वाले भी हम ही लोग हैं। तो सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी अपनी ही होनी चाहिए। हम क्योंकि बेतवा नदी से जुड़े हैं, क्योंकि भोपाल से 10 किलोमीटर दूर झीरी गांव से बेतवा निकलती है, और दुर्भाग्य की बात ये कि जो बेतवा करोड़ों साल से पौराणिक समय से बह रही थी, 2 साल पहले अपने उद्गम पे वो सूख गई। तो ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी शर्म की बात भी है कि उनकी एक नदी, जिसको मध्य भारत की गंगा कहा जाता है, और वो अपने उद्गम पे ही सूख गई। तो हमने ये बीड़ा उठाया कि हम गंगा से बहुत दूर हैं, यमुना से बहुत दूर हैं, तो क्यों ना हम अपने आसपास की नदी से जुड़ें। तो 3 साल पहले हम लोगों ने बेतवा उद्गम से 200 किलोमीटर दूर कुरवई तक एक बेतवा अध्ययन और जनजागरण यात्रा निकाली थी। उसका पर्पज़ यही था कि बेतवा के किनारे जितने भी गांव या शहर, विदिशा जैसे बड़े शहर हैं, गंज बसौदा जैसे शहर हैं, कि वहाँ के नागरिकों को चेताएं कि भाई ये आपकी नदी है, तो इसके किनारे पे आप अगर गंदगी करेंगे तो कल आपको ही नुकसान होगा। तो एक तो जनता ने थोड़ा गंदगी फैलाना कम किया। दूसरा, जब ये बेतवा नदी का उद्गम सूख गया तो हम लोगों ने सबको अपील की, सरकार से भी अपील की, लेकिन आप जानते हैं सरकार में स्कीमें बनती हैं, उनको बनने में कई साल लग जाते हैं, तो हमने उसका इंतज़ार नहीं किया। हमने जनता से अपील की। बहुत से लोग अपने आप को पर्यावरणविद कहते हैं, बहुत से अपने आप को युवा वॉलंटियर्स कहते हैं। तो हमने एक अपील जारी की सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कि हम बेतवा के आसपास जो भी छोटे छोटे नाले आ रहे हैं, बरसाती नाले जिनको बोलते हैं, उनमें छोटे छोटे चेक डैम बनाएंगे। तो बहुत अच्छी बात ये हुई कि मध्य प्रदेश के इंदौर, बैतूल,
गंजबासौदा, मंडीदीप, भोपाल और विदिशा से काफ़ी वॉलंटियर्स आए और एक हफ्ते में पिछले साल मई में हम लोगों ने छोटे छोटे 55 चेक डैम बनाए और ये हमने बिना खर्च के बनाए, केवल जनता के सहयोग से। तो हम चाहते तो ये हैं कि सरकार को भी कम से कम जितने जनता ने बनाए उतने चेक डैम तो सरकार को भी बनाने चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का इंतज़ार करते रहें। हम नागरिकों का भी तो कर्तव्य है। लोकतंत्र में तो नागरिक कर्तव्य पहले आता है, तब हम अधिकार की बात करेंगे। और पीने का पानी सबको चाहिए, शुद्ध पानी सबको चाहिए। तो मैं तो सबसे अपील करता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने अपने पास की नदी को साफ़ करने का अभियान शुरू किया, ऐसे ही जो जहाँ है उसके आसपास जो भी छोटी या बड़ी नदी है उसको साफ हाँ, करें। जो भी वाटर सोर्स है उसकी कोई भी सफाई वाटर सोर्स, का बहुत अच्छा कहा ध्यान आपने, रखना बिल्कुल। चाहिए और उसमें झील गंदगी है, नहीं। तालाब है, भोपाल के 2 बड़े जो छोटे बड़े तालाब है हैं। जिसके लिए तो बहुत पैसा आता है भोज वेटलैंड के नाम पर, जी, जी, लेकिन जी। हम अब भी देखते हैं कि उसमें हमारे शहर का जो है नाले कहीं ना कहीं से मिले वो हुए रोकना हैं। पड़ेगा हम। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों से भी आपने अपील की है कि जैविक खेती को बढ़ावा दें और अपने जो घर है या अपना जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास सफाई को बरकरार रखें, उसकी सफाई करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मौका दिया दूरदर्शन के दर्शकों से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम से हमें यह सीख मिलती है कि सही सोच, ईमानदारी और प्रकृति से अगर आपका जुड़ाव होता है तो इसी से सच्चा विकास होता है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नए विषय के साथ और नए अतिथि के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।